मैं शिल्पी सिंघल द रेडियंट वे स्कूल से। आज हम लोग पाठ 2 हींग वाला पढ़ेंगे। इस पाठ की लेखिका श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। इस कहानी में उन्होंने बहुत ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। मार्मिक अर्थात मन को छू लेने वाला। इस पाठ द्वारा लेखिका ने हींग बेचने वाले खान के चरित्र की उदारता, विश्वसनीयता, धार्मिक सद्भावना एवं आत्मीयता का वर्णन करते हुए यह प्रेरणा दी है कि धर्म तथा जाति के नाम पर भेदभाव या दंगे करना उचित नहीं है। आपसी सद्भाव से ही जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इस कहानी में समझाया गया है कि इंसानियत हर चीज़ से बड़ी होती है, उसके बाद ही कुछ और होता है। इसका मतलब इस कहानी से हमें यह सीख देने की कोशिश की गई है कि जाति और धर्म के संस्कार मनुष्यों को तो जन्म के बाद मिलते हैं, पर सभी धर्मों में अच्छी बातें बताई गई है, वह हमें समझनी चाहिए। महात्मा गांधी जी का सुविचार है कि साहस और धैर्य ऐसे गुण हैं जिनकी कठिन परिस्थितियों में बड़ी आवश्यकता होती है। अर्थात हम हिम्मत और धैर्य से किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और हमें उनसे भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। अब आप यह समझिए कि जब कोई फल बेचने वाला आता है तो हम उसे फल वाला बुलाते हैं, कोई सब्जी बेचने वाला आता है तो उसे सब्जी वाला बुलाते हैं। उसी तरीके से जब कोई हींग बेचने वाला आता है तो हम उसे हींग वाला बुलाते हैं। चूँकि हम हींग वाला पाठ पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर हींग के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। हींग एक तरह का मसाला होता है जिसका उपयोग हर रसोई घर में किया जाता है, कहीं पर कम या कहीं पर ज़्यादा। रसोई में मुख्य रूप से हींग का उपयोग दाल में छौंक लगाने के लिए किया जाता है। छौंक को कई लोग तड़का या बघार भी बोलते हैं। इससे दाल में सुगंध और स्वाद दोनों ही बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हम सब्जियों में भी हींग का उपयोग करते हैं। हींग में औषधीय गुण भी होते हैं। औषधि को हम दवाई भी बोलते हैं, इसलिए इसे भोजन में भी डाला जाता है, जिससे हमारा भोजन सुपाच्य हो जाता है। सुपाच्य मतलब कि पेट में खाना जल्दी हजम हो जाता है, पच जाता है, इसलिए हींग को पेट का दोस्त भी कहा जाता है। सभी घरों में सामान्य रूप से पेट के दर्द, गैस, बदहजमी हो जाने पर दवाई के रूप में खाया जाता है और उससे तुरंत आराम भी मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि हींग औषधीय गुणों का भंडार है। तो चलिए अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। अम्मा, हींग लेगा? कहता हुआ लगभग 35 साल का एक खान आंगन में आकर रुक गया। पीठ पर बांधी हुई पोटली को खोलकर उसने नीचे रख दिया और मौलसिरी के नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठ गया। भीतर बरामदे से एक 9-10 वर्ष के बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। पर खान भला क्यों जाने लगा? वह बैठ गया और अपने साफे के छोर से हवा करता हुआ बोला, अम्मा, हींग लो अम्मा। हम अपने देश को जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। कि मतलब हम अपने देश को वापस जा रहे हैं और बहुत समय के बाद लौट कर के आएंगे, इसलिए वह खान सावित्री से आग्रह कर रहा था। सावित्री रसोई घर से हाथ धोकर बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत सी ले रखी है खान, अभी 15 दिन हुए नहीं, तुमसे ही तो हींग ली थी। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, किसने किससे कब कहा? तो सावित्री ने खान से कहा और तब कहा जब खान सावित्री से हींग लेने का आग्रह कर रहा था। वह उसी स्वर में बोला, हेरा हींग है माँ, हम तुम्हारे हाथ की बोहनी मांगता है। हेरा यानी हींग का जो नाम है उसका नाम है हेरा हींग। बोहनी यानी पहली बिक्री। जब हम दुकानदार के यहाँ जाते हैं सुबह सुबह तो दुकानदार चाहता है कि पहली बिक्री उसके हाथ से हो जाए, या कोई फल वाला सुबह सुबह आता है आपके दरवाजे पर और आप सबसे पहले ग्राहक होते हैं, तो वो चाहता है कि पहली बिक्री आपके हाथ से हो, पहली बोहनी आपके हाथ से हो, ताकि उसके दिन की बिक्री जो है अच्छी हो। एक ही तोला ले लो। तोला यानी 10 ग्राम। हींग को तोले में तोला जाता है, पर लो ज़रूर। इतना कहकर फ़ौरन एक डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, सरकाते यानी खिसकाते हुए कहा, तुम और कुछ मत देखो माँ,
यह हींग 1 नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा। यहाँ पे वह हींग की विशेषता बताता है कि इस हींग का नाम हेरा हींग है और यह 1 नंबर हींग है, ये सबसे अच्छी हींग है और इसको आप ज़रूर से लीजिए और हम आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे। सावित्री बोली, पर इतनी हींग लेकर क्या करूँगी? ढेर सारी तो रखी है। खान ने कहा, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने के लिए आया है, घर में पड़ी रहेगी। हम अपने देश को जाता है, खुदा जाने कब लौटूंगा। तो यहाँ पे आशय स्पष्ट करना है, मतलब कि उसकी व्याख्या करनी है उस एक पंक्ति की। तो उसे हम किस तरीके से करेंगे कि वह अपने देश को वापस जा रहा है। तो प्रस्तुत वाक्य में खान ने अम्मा से इसलिए ऐसा कहा क्योंकि खान अपने देश वापस जा रहा था और उसे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए वह सावित्री को हींग बेचना चाह रहा था और इसलिए भी कि उसकी हींग ख़त्म हो जाएगी तो वह क्या करेगी और उसकी पहली बिक्री सावित्री के ही हाथों से हो। और खान को ये भी नहीं पता था कि वह वापस लौटकर कब आएगा, इसलिए उसने ऐसा कहा। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हींग तौलने लगा। प्रतीक्षा यानी इंतज़ार। इस पर सावित्री के बच्चे बहुत नाराज़ हो गए। सावित्री के बच्चे क्यों नाराज़ हो गए? क्योंकि वह ज़बरदस्ती, उनको ऐसा लग रहा था कि वह ज़बरदस्ती हींग तौल करके उनको दे रहा है। सभी बोल उठे, मत लेना माँ, कभी ना लेना, ज़बरदस्ती तौले जा रहा है। देखो वही बात हो गई ना जो मैं बोली थी। जब खान ने हींग तौलकर पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने रख दी, तब सबसे छोटे बेटे ने पुड़िया उठाकर खान की ओर फेंकते हुए कहा, ले जाओ, हमें नहीं लेना है, चलो माँ भीतर चलो। फिर यहाँ पे प्रश्न उठता है, किसने किससे कब कहा? ले जाओ, हमें नहीं लेना है, चलो माँ भीतर चलो। सावित्री के छोटे बेटे ने खान और अपनी माँ दोनों से कहा और तब कहा जब खान हींग की पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने रखता है। हम इसको एक तरह से और लिख सकते हैं कि खान उसकी माँ को ज़बरदस्ती हींग तौलकर दे रहा है। सावित्री ने किसी की बात का उत्तर न दे हींग की पुड़िया उठा ली और पूछा, कितने पैसे हुए खान? 35 पैसे अम्मा, खान ने उत्तर दिया। सावित्री ने 7 पैसे तोले के भाव से 5 तोले का दाम 35 पैसे लाकर खान को दे दिए। भाव, यहाँ पर भाव का मतलब मूल्य या फिर कीमत से होगा, इसका ध्यान रखिएगा। खान सलाम करके चला गया, पर बच्चों को माँ की यह बात अच्छी ना लगी। बड़े लड़के ने कहा, माँ तुमने खान को वैसे ही पैसे दे दिए, हींग की कुछ ज़रूरत नहीं थी। छोटा माँ से चिढ़कर बोला, दो माँ, 35 पैसे हमको भी दो, हम बिना लिए न रहेंगे। लड़की जिसकी उम्र 8 साल की थी बड़े गंभीर स्वर में बोली, तुम माँ से पैसा न मांगो, वे तुम्हें न देंगी, उनका बेटा वही खान है। यहाँ पर भी एक प्रश्न उठता है कि उसने ऐसा क्यों कहा कि उनका बेटा वही खान है। तो उसे ऐसा लगा कि घर में हींग होने के बाद भी खान ने ज़बरदस्ती हींग उसकी माँ को दी और खान को उसकी माँ बहुत अधिक महत्व देती थी, इसलिए हींग होने के बाद भी हींग को उन्होंने ख़रीद लिया, जबकि उनके तीनों बच्चे उसे हींग लेने के लिए मना कर रहे थे। तो इसलिए उसने कहा कि उनका बेटा वही खान है। सावित्री को इन बच्चों की बातों से हंसी आ रही थी। उसने अपनी हंसी दबाकर बनावटी क्रोध से कहा, बनावटी यानी दिखावा करना कि उसको गुस्सा आ रहा है, से कहा, चलो चलो बड़ी बातें बनाने लग गए हो, खाना तैयार है, खाओ। छोटा बोला, पहले पैसे दो, तुमने खान को दिए हैं। सावित्री ने कहा, खान ने पैसे के बदले हींग दी है, तुम क्या दोगे? छोटा बोला, मिट्टी देंगे। सावित्री हंस पड़ी। अच्छा चलो पहले खाना खा लो, फिर मैं 1 रुपया तुड़वाकर तीनों को 35 पैसे दूंगी। मतलब बच्चे बहुत नाराज़ हो गए थे तो उनको मनाने के लिए उसने ऐसा कहा।
खाना खाते खाते हिसाब लगाया गया, मतलब वो लोग आपस में हिसाब कर रहे थे। कौन हिसाब कर रहे थे? तीनों बच्चे। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। 35 पैसे रतन लेगा, 35 पैसे मुन्नी लेगी। छोटे के लिए तो 30 पैसे बचेंगे। मतलब उनके बड़े बेटे का नाम रतन, बेटी का नाम मुन्नी, और यहाँ छोटे बेटे का नाम नहीं बताया, तो छोटे बेटे को हम छोटा बच्चा ही बोलते हैं। छोटा बिगड़ गया, कभी नहीं, मैं 30 पैसे नहीं लूँगा। दोनों में मारपीट हो चुकी होती, मतलब रतन में और छोटे बच्चे में, दोनों भाइयों में। तो यदि मुन्नी 30 पैसे स्वयं लेना स्वीकार ना कर लेती, मतलब मुन्नी जो उसकी बहन थी उसने कहा कि ठीक है, मैं 30 पैसे ले लेती हूँ, तुम लोग लड़ाई झगड़ा मत करो। कई महीने बीत गए, सावित्री की सब हींग खत्म हो गई। इसी बीच होली आई। होली के अवसर पर हिंदू मुसलमानों में बड़े भयंकर रूप से दंगा हो गया। भयंकर अर्थात भयानक, दंगा अर्थात लड़ाई झगड़ा। बहुत से हिंदू मुसलमान मारे गए। मरने वालों में 2 खान भी थे। सावित्री कभी कभी सोचती, हींग वाला खान तो नहीं मार डाला गया। उसे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि खान बहुत दिनों से उसके पास हींग बेचने के लिए नहीं आया था। न जाने क्यों उस हींग वाले खान की याद उसे प्रायः आ जाया करती थी। एक दिन सवेरे सवेरे उसी मौलसिरी के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी वह कुछ बुन रही थी। उसने सुना उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे हैं, क्या काम है, भीतर मत जाओ, यहाँ आओ। उत्तर मिला, हींग है, हेरा हींग। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुँच चुका था। क्योंकि सावित्री के पति को पता नहीं था कि वह हींग वाला खान है और वहाँ पे हींग बेचने आता है। जब तक वो उसको डांटते, उससे कुछ पूछते, तब तक हींग वाला जो है वह सावित्री के पास पहुँच चुका था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों में आए खान, हींग तो कब की ख़त्म हो गई। खान बोला, देश को गया था अम्मा, परसों ही तो लौटा हूँ। परसों अर्थात परसों। सावित्री बोली, यहाँ तो हिंदू मुसलमानों में बहुत ज़ोरों का दंगा हो गया। खान बोला, सुना, समझ नहीं है लड़ने वालों में। मतलब खान को भी पता चल गया था कि दंगा फसाद हो गया है हिंदू मुसलमानों में। तो उसने कहा कि पता नहीं ये लोग क्यों धर्म और जाति के नाम पर लड़ते हैं, इन लोगों को समझ में नहीं आता है। सावित्री बोली, खान तुम यहाँ चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा? दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात मत करो अम्मा, बेटे को भी क्या माँ से डर हुआ है जो मुझे होता। खान का कहने का मतलब ये था कि तुमको हम अपनी माँ की तरह मानते हैं, तो भला आपसे मुझे क्या डर हो सकता है। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आता है कि बेटे को भी क्या माँ से डर हुआ होता जो मुझे होता। तो खान ने अम्मा से कहा। उसने ऐसा तब कहा जब खान दंगे के समय में अम्मा के यहाँ हींग बेचने आया था। इसके बाद ही उसने अपना डिब्बा खोला और 1 छटांक हींग तौलकर सावित्री को दे दी। छटांक अर्थात 5 तोले के बराबर। रेज़गी दोनों में से किसी के पास न थी। रेज़गी अर्थात रेज़गारी, खुले पैसे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ज के नीचे नुक्ता लगा हुआ है, इसलिए इसे ज नहीं बोलेंगे, ज बोलेंगे। इस बात का ध्यान रखना होगा। खान पैसा फिर आकर ले जाएगा। सावित्री को सलाम करके वह चला गया। दशहरा हिंदुओं का बड़ा त्यौहार होता है। पिछली होली पर दंगा हो चुका था। हिंदू होली न जला सके थे। दशहरे का दिन उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। 4 बजे शाम को काली का जुलूस निकलने वाला था। पुलिस का काफ़ी प्रबंध था। प्रबंध अर्थात इंतज़ाम, व्यवस्था। सावित्री के बच्चों ने कहा, हम भी काली का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री के पति शहर से बाहर गए थे। सावित्री स्वभाव से भीरू थी। भीरू अर्थात डरपोक। उसने बच्चों को पैसों का, खिलौनों का, सिनेमा का न जाने कितने प्रलोभन दिए। प्रलोभन अर्थात लालच।
पर बच्चे न माने सो न माने। तो उसने क्यों प्रलोभन दिया बच्चों को कि वो क्या नहीं करें? तो यहाँ पे इसका होगा कि क्योंकि उसके पति शहर से बाहर गए हुए थे और सावित्री खुद स्वभाव से बहुत डरपोक महिला थी। उसे डर था कि पिछली होली की तरह यदि दशहरे के जुलूस में भी दंगा हो गया तो वह कैसे संभालेगी। इसीलिए वह नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे जुलूस देखने जाएं। इसीलिए वह बच्चों को तरह तरह का लालच दे रही थी। नौकर रामू भी जुलूस देखने को बहुत उत्सुक हो रहा था। उसने कहा, भेज दो ना माँ जी, मैं अभी दिखा कर लिए आता हूँ। लाचार होकर सावित्री को काली का जुलूस देखने के लिए बच्चों को भेजना पड़ा। लाचार अर्थात बेबस। उसने बार बार रामू को ताकीद दी कि दिन रहते बच्चों को लेकर लौट आए। ताकीद अर्थात चेतावनी देना या हिदायत देना। बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री उनके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। प्रतीक्षा अर्थात इंतज़ार करने लगी। देखते ही देखते दिन ढल चला, यानी दिन बीत चला। अंधेरा बढ़ने लगा पर बच्चे न लौटे। अब सावित्री को न भीतर चैन था न बाहर से। इतने में ही कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े। वह दौड़कर बाहर आ गई। उसने आदमियों से पूछा, ऐसे भागे क्यों जा रहे हो? काली का जुलूस तो निकल गया ना? एक आदमी बोला, दंगा हो गया माँ जी, दंगा, बड़ा भारी दंगा। कहता हुआ वह तेज़ी से आगे बढ़ गया। सावित्री के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। हाथ पांव ठंडे पड़ गए अर्थात डर से घबरा जाना, अर्थात ये एक मुहावरा है। इसी समय कुछ और लोग तेज़ी से आते हुए दिखे। वह इतना ज़्यादा घबरा गई थी क्योंकि उसके तीनों बच्चे दशहरे के जुलूस को देखने के लिए गए थे और अंधेरा हो गया था और अभी तक वे लौट करके नहीं आए थे। अब सावित्री क्या करे? उन्हीं में से एक से उसने कहा, भाई तुम मेरे बच्चों की खबर ला दो। 2 लड़के हैं और 1 लड़की। मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगी। मुँह मांगा यानी जितना मांगा जाए उतना, या मन चाहा। इनाम यानी पुरस्कार, मतलब तुम जितना मांगोगे मैं तुम्हें उतना पुरस्कार दूंगी। एक देहाती ने जवाब दिया। देहाती यानी जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं उनको भी देहाती बोलते हैं, ग्रामीण लोग जो होते हैं। का हम तुम्हारे बच्चन का पहचानित हैं माँ जी? तो उस गांव वाले ने कहा कि क्या हम आपके बच्चों को पहचानते हैं? फिर जान से पियारा कछो ना ही होत। फिर हमारी जान से प्यारा कुछ भी नहीं है हमारे लिए। पियारा यानी प्यारा, कुछो यानी कुछ, ना ही मतलब नहीं। यह कहकर वे चले गए। सावित्री सोचने लगी, सच तो है, इतनी भीड़ में भला देहाती मेरे बच्चों को खोजे भी तो कैसे? पर अब करे भी तो क्या करें? उसे रह रहकर अपने पर क्रोध आ रहा था। आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों? वे तो बच्चे ठहरे, ज़िद तो करते ही, पर भेजना उसके हाथ की बात थी। हाथ की बात यानी अपने वश की बात थी, नियंत्रण की बात थी। यह भी एक मुहावरा ही है। सावित्री पागल सी हो गई। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवता मना डाले। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। रात के साथ नीरवता बढ़ गई। नीरवता अर्थात खामोशी, चुप्पी। पर बच्चे लौटकर ना आए। सावित्री उदास हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। मतलब कि जब बच्चे उसके दशहरे के जुलूस में गए थे और उसने ताकीद दी थी, उसने हिदायत दी थी, उसने चेतावनी दी थी अपने नौकर रामू को कि तुम बच्चों को अंधेरा होने के पहले लेकर आ जाना, लेकिन वहाँ पे तो दंगा हो गया, लड़ाई झगड़ा होने लगा। तो अब सावित्री जो है वो अंदर से बेचैन हो गई। उसको घर के अंदर बाहर कर रही थी क्योंकि उसको बेचैनी हो रही थी। फिर लोगों के बताने पर कि जुलूस में दंगा हो गया है तो उसने घबरा करके आने जाने वाले लोगों से अपने बच्चों की खबर पूछने लगी, लेकिन कोई भी उसके बच्चों को नहीं जानता था तो कोई नहीं बता पाया।
तब सावित्री ने बच्चों की सकुशल वापसी के लिए सभी देवी देवताओं को की पूजा करने लगी और मनाने लगी कि मेरे बच्चे वापस आ जाएं। रात बढ़ने पर बच्चों को न देख करके सावित्री फूट फूट कर रोने लगी। उसे लग रहा था कि उसने अपने बच्चों को क्यों भेजा। वह खुद पे गुस्सा हो रही थी और ख़ुद को दोष दे रही थी कि छोटे बच्चे हैं, ज़िद तो करते ही हैं, मुझे नहीं भेजना चाहिए। तो इस चीज़ को हमको समझना होगा। इसी समय उसे वही चिरपरिचित स्वर सुनाई पड़ा। अम्मा। चिरपरिचित स्वर अर्थात जानी पहचानी आवाज़। सावित्री दौड़कर बाहर आई। उसने देखा उसके तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं। सकुशल अर्थात कुशलता पूर्वक। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं है अम्मा। वक्त अर्थात समय। बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर न भेजा करो। बच्चे दौड़कर माँ से लिपट गए। यहाँ पर भी एक प्रश्न है, किसने किससे कब कहा? बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर न भेजा करो। खान ने अम्मा से कहा। यह उस समय कहा जब सावित्री के तीनों बच्चे रात के समय जुलूस से हींग वाले के साथ सकुशल घर वापस आते हैं। इसकी लेखिका श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। इस पाठ के वीडियो को देखने व सुनने के बाद आपको काफ़ी मदद मिली होगी, परंतु इसके बाद भी यदि आपको कुछ समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।